ओके, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन। तो इसके अंदर इट्स काइंड ऑफ ये पूरा मिक्सअप है, लिस्ट अपार्ट जितनी भी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप इसको फॉलो अप कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका क्लियर आउट हो जाएगा, और आपको ऐसा लगे उससे आपको चीज़ें उसका जो सिनेरियोज है, तो वो सारे सिनेरियोज आपको क्लियर रहेंगे कि कैसे हमें काम करना है। ओके, तो प्रैक्टिस पर्पज के लिए चैप्टर यूज कर। तो आज पहले आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, तो पहला जो फर्स्ट सेशन रहेगा, मतलब दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, basically in programming system we are working on the two method या two methodology या paradigm पर बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं उसको। एक तो हमारा पीओपी होता है, ठीक है, दूसरा हमारा होता है, वैसे इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर टोटल 4 पैराडिग्म है, 4 टाइप के कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, जिसमें इम्परेटिव भी है और फंक्शन भी है, पीओपी भी है। पीओपी इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो प्रीवियसली काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है सॉरी, काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। देन उसके बाद अभी जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, या हमारा जितना भी एप्लीकेशन है पूरा मार्केट का, वो बेसिकली क्या फॉलो करते हैं, ऊप्स को फॉलो। ओके, तो पहले ऊप्स के बारे में मैं आपको एक पार्ट क्लियर कर दूं। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आपने अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी उसमें आपको मैं पूरा तरीके से चीज़ें करके बता रहा था प्रैक्टिकली, और कुछ कैलकुलेशंस हम लोगों को देखने को मिल रही थी, जिससे हम उन चीज़ों को बहुत इजी वे में क्लियर आउट कर पा रहे थे। यस, दिस इज अ रिजल्ट, और इसके बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फंक्शन एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, वो उस टॉपिक को देखने के बाद आपको थोड़ा सा लगा होगा कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली एंड कंसेप्चुअली भी हमें अपने अपने पास रखना पड़ता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले चीज तो ये आपको अपने माइंडसेट में क्लियर कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और आप इसको बोल सकते हो, एक टेक्नोलॉजी होती है ना, एक होता है टेक्नोलॉजी, एक होता है टर्मिनोलॉजी। तो काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी और इट्स अ कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम्स। कि अगर आपको कोई रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसके लिए आप क्या स्टेप, क्या फॉलो अप मेथड जो रहते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें बड़े ध्यान से आपको स्टडी करना पड़ेगा। और बाकी प्रीवियस आप कभी भी जब भी टाइम मिले तब आप उसको प्रोसेस कर लेना। बट आज मैं थ्योरेटिकली पार्ट और कुछ प्रैक्टिकली छोटे छोटे पार्ट्स में आपको क्लियर करूंगा, जिससे आपको चीज़ें एक सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए। ओके, तो इसको आपको सबसे पहले उसको देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट एक बार चला गया फिर उसको वापस रीगेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर आपको दोबारा मतलब चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है इस चीज़ से रिलेटेड, से रिलेटेड। oops is basically stands for what? Object oriented प्रोग्रामिंग सिस्टम। उससे पहले आप लोगों ने पढ़े को? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ही +2 के बाद। ओके, और कौन सी लैंग्वेज के साथ में पढ़े? C++ के साथ मैंने तो जावा के साथ भी किए थे। जावा के साथ पढ़े ना, तो बेटर है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी। जो हमारा सबसे अच्छा जो ऊप्स माना जाता है वो यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के साथ, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर
मैंने जावा के साथ में जो ऊप्स पढ़ा है, दैट इज कम्प्लीटली डीप टाइप एंड डिटेल्ड पार्ट। और उसमें आप एक एक चीज, एक एक ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली जिस पैटर्न और जिस वो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड में काम करना चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड और वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे जो काम होता है, वो सारी चीजें जावा में सीख लो। पाइथन में मैं आपको वही सारी चीजें टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उसमें थोड़े बहुत ग्लिचेस मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो यहाँ पर सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, मतलब ये प्रोसेस होना चाहिए बट ये प्रोसेस ये नहीं कर पा रहे। तो ऊप्स इसके अंदर पूरा मतलब अच्छा है, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर वी आर नॉट कंसिडर दिस वन कि हम कुछ इस टाइप की बैंकिंग एप्लीकेशन या इन सब एप्लीकेशन में उसके ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन मोड पर। ओके, बट ऊप्स बेसिकली हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना है, ये पर्टिकुलर मेथडोलॉजी को फॉलो क्यों करना होता है, किस लिए करना होता है, ये सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो ऊप्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट में रखते हैं, टू इम्प्लीमेंट दी टू डेवलप द रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ में अगर हमें प्रोसेस करना है किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को, अगर हम बोले कि वी नीड टू टर्न दीज एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किस टाइप की चीजों को डेवलप करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन, जैसे अगर हम बात करें, आप बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हो, राइट? बैंकिंग सर्विसेज में ऑफलाइन बैंक यूज किया आप लोगों ने कभी? आई नो काफी टाइम हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों को अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन फोन, राइट? अगर मुझे पासबुक अगर प्रिंट करानी है तो वी हैव एक्सेस ऑन फोन कि मैं फोन से ही पासबुक अपनी प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं भी पासबुक देना है, सो आई कैन डाउनलोड माई पासबुक फ्रॉम फोन। वो ऑफलाइन पेपर को प्रिंट कराने का सिस्टम नहीं होता। ओके, दूसरा, स्टेटमेंट अगर हमें चेक करना है, वो हमें ऑफलाइन चेक करने का सिस्टम नहीं होता, हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इतना कैपेबल है कि वो सारी प्रोसेस जो है वो हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? सो आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या बोलता है, और सिंपल सी चीज बोलता है कि आपका जो रियल टाइम सिनारियो है उसको एज इट इज सॉफ्टवेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में आप देखोगे, बैंक में आप कैश विड्रॉल करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो वही सेम पैटर्न आपका किसमें प्रोसेस हो जाता है, एटीएम कार्ड के साथ में भी प्रोसेस हो जाता है, राइट? हमारे पास कैश डिपॉजिट मशीन लगी होती है, हमारे पास एटीएम है जिधर से हम पैसे मनी विड्रॉल कर सकते हैं या हम अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, बट द प्रोसेस इज सिमिलर। क्या प्रोसेस सिमिलर है? जैसे अगर आपको बैंक में जाके पैसे विड्रॉल करने तो आपको एक स्लिप फिलअप करना पड़ता है, तो वैसे ही आपके पास क्या है, यहाँ पर जैसे आप एटीएम करेक्ट करते हो, दे कैन आइडेंटिफाई योर अकाउंट। व्हाई वी आर फिलिंग दिस स्लिप? ताकि हम लोग उसमें अकाउंट फिलअप कर सकें। पर आपको सिलेक्ट में उसमें अमाउंट देना होता है, वैसे ही आप एटीएम में एक अमाउंट देते हो जिसके बेसिस पे आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। तो पॉइंट इन केस, इन शॉर्ट, मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो मैंने प्रोसेस बैंक में प्रोसेस कर रहे थे हम लोग, वही सेम पैटर्न एज इट इज हम एप्लीकेशन के साथ में प्रोसेस करते हैं। आपको फोन से भी वही सेम पैटर्न आपको मिलता है। ओके, बट दिस इज अ रियल टाइम सिनेरियोस कि ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही होती है। नॉट लाइक दिस कि आज हमने भेजा है और कल जाके अपडेट होगा। इंस्टेंटली लाइव एंड रियल टाइम सिनेरियोस में ही वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। और आज की डेट में सारे ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आपके किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पर वर्कआउट है। ओके,
ऊप्स में 2 बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 2 बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मैंने वहां पर आपको 4 पॉइंट दिखे थे जब मैंने आपको टॉपिक बताया था कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 pillars of the OOPS: polymorphism, inheritance, encapsulation, abstractions, है ना? Then we discuss the exception handling. This is another topic not considered in the OOPS, but ये अलग पार्ट हो जाता है। बट अगर मैं ऊप्स की बात करूँ, ऊप्स का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसके बिना ऊप्स चल नहीं सकता, वो क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब भी आपको ऊप्स सीखना है, ये मैं ऊप्स जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप हर प्रोग्रामिंग में सिमिलर फॉर्मेट पे लेके चलते हैं। ये एक जैसे ऐसे ही होता है हर प्रोग्रामिंग में, ये सेम सिस्टम काम करता है। हाँ, थोड़े से यूजेस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारा सिस्टम आपका सेम है, कोई अलग से कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास क्या होता है? क्लास के लिए छोटा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो बोला जाता है, दैट डेफिनेशन इज व्हाट? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर एक सिंगल लाइन में हम लोग इसको बोलते हैं इज अ ब्लूप्रिंट, इज अ ब्लूप्रिंट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो मैं आपको बता दूंगा कैसे है, बट इट इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? तो एक सिंपल सा सिस्टम समझते हैं कि आपको घर बनवाना है, तो घर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जब घर बनवाना स्टार्ट हो? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका ब्लूप्रिंट, कौन सी चीज कहाँ और कितने बड़े की बनेगी, साइजेस क्या हो। तो क्लास इज काइंड ऑफ थिंग, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने मेथड फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। फंक्शन में आप क्या करे थे? एक फंक्शन डिफाइन करके छोड़ देते, एक तरीके से समझ लो दैट इज कॉल्ड एन ब्लूप्रिंट। कि आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया और आपने उसमें टास्क एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, एंड आपने बोला कि जब आप इनपुट दोगे तो ये टास्क चल जाएगा। तो जब तक आप इनपुट नहीं दे रहे तब तक वो क्या है? एक ब्लूप्रिंट है जो आपको ये बता रहा है कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम जो है या 2 नंबर को ऐड करने का प्रोसेस कैसे रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ये होता है आपका क्या? क्लास। So class is what? Class is a collection of objects और it is a blueprint. For example, अगर मैं यहाँ पर कोई एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन करूँ, प्रोग्राम इन द सेंस मुझे क्लास डिजाइन करना है, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमें यहाँ पे देना है क्लास। ये कीवर्ड होता है, आपको क्लास से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। पर आपको देना है क्लास का नेम। तो अगर जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, उनमें क्लास के नेम को लेकर बहुत सारी चीजें थी कि आपको इस तरीके से उसको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे भी हम वही ऑलमोस्ट वही स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है, बट हम वही, और उसके पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों करेंगे। हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो क्लास का नेम जो रहता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, ओके। तो हमने एक क्लास का नेम दिया, दिस इज काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा जो क्लास है वो ह्यूमन लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो क्लास है वो क्या है? ह्यूमन है। कॉलन करेंगे क्योंकि हमें इसमें क्या बनाना होता है? ब्लॉक बनाना होता है, तो हम इसको इस तरीके से कॉलन करेंगे, ओके। नाउ अब हमारे पास क्या चीजें आती है? काफी सारी चीजें आती है। तो इसमें 2-3 चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास लेवल पे हम क्या क्या चीजें डिजाइन करते हैं? पहला, हम एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट के फॉर्मेट पे अगर मैं बात करूं व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ पे हैशटैग कर देता हूँ, बनता भी जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी। हम क्या देते हैं? एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट इज व्हाट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ह्यूमन है तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं,
तो कलर हो सकता है, तो हमने कलर दे दिया उसका ब्राउन। ओके, और उसका और क्या फीचर्स हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइट हो सकता है। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, हाइट हो सकता है, तो हाइट हमने देखी उसकी 165। ओके, और क्या हो सकता है, बस ये दो एट्रीब्यूट्स अभी हम लोग लेंगे। तो दिस इज एन एट्रीब्यूट। सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अनदर वन इज मेथड। तो इसको भी बहुत ध्यान से समझना, मेथड इज व्हाट। मैं मेथड अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही फंक्शन ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ फंक्शन। ओके, अब फंक्शन और मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस सिंटैक्स लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप जो फंक्शन का काम होता है वही सेम चीज मेथड का काम होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पीओपी में यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के साथ में जब वर्कआउट कर रहे होते हैं, वेन एवर वी आर नॉट वर्किंग विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तब उस पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर सिनारियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको किसके साथ में यूज कर रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं, मतलब वो में यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया टैब, और मैंने एक फन नाम का मेथड बनाया। हाँ, इसमें सिंटैक्स लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, इसमें सेल्फ पैरामीटर पास करना बहुत जरूरी होता है। मैं आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा व्हाई वी आर यूजिंग सेल्फ, और इसके मेजर यूजेस क्या है, और इसको यूज करना क्यों जरूरी है, और ये कंपलसरी पैरामीटर होता है, ये आपको देना ही पड़ता है। ओके, अभी बस इतना ही जानो कि अभी हमें इसको देना होता है। हम डिटेल में देखेंगे कि सेल्फ एक्चुअली क्या हेल्प आउट करता है। तो हमने कॉलन दिया एंड वी राइट समथिंग इन दिस। मैंने इधर लिख दिया प्रिंट माय क्लास। ओके, मैंने एक स्टेटमेंट उसके अंदर राइट कर। तो मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट है जो कलर, हाइट है, एंड एक मेथड मेरे पास इसके अंदर अवेलेबल है। दैट मेथड इज व्हाट, योर डेफ फाइल। तो दीज आर योर क्लास ऑब्जेक्ट बेसिकली। अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट्स योर क्लास नेम, दैट योर क्लास नेम इज व्हाट, ह्यूमन। ओके, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसको चला रहा हूँ। तो मैंने इसको चलाया, तो ये मैंने ऊपर, हाँ कोड में ही है, ठीक है, मेरे को लगा कोड में नहीं है। ठीक है, मैंने इसको चलाया, तो आप देखोगे तो दिस इज व्हाट, कि मेरा क्लास एग्जीक्यूट तो हुआ, कोई रिजल्ट मेरे पास जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एट्रीब्यूट को अगर आपको एक्सेस करना है, तो वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशिएट करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ तक तो चीजें बहुत क्लियर थी कि चलो ठीक है, दिस वन इज इजी, कि हमें ये चीज समझ में आ गया। अब हमारे पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होता है इसके अंदर, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो क्लास आपको समझ में, क्लास एज अ ब्लू प्रिंट, हमने ये चीज देखी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब डिटेल्ड में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इज अ रियल टाइम एंटिटी, या आप उसको बोल सकते हो रियल वर्ल्ड एंटिटी या रियल टाइम एंटिटी, कुछ भी चीज। तो बेसिकली इसमें एक चीज बोली जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा या कुछ भी होगा, तो मतलब उसका कोई ना कोई बिहेवियर होगा, मतलब कोई ना कोई फीचर्स फॉर्मेट होंगे, बिहेवियर होगा, या फिर उसकी कोई ना कोई स्टेट हो। ठीक है, और मे बी और लॉजिकल फॉर्मेट पे हो भी सकता है, वो फिजिकल फॉर्मेट पे वो चीज है। मतलब एक सिंपल सी बात की, कोई ऑब्जेक्ट है, आई एम यूजिंग माय लैपटॉप इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, आई कैन फील टच, ये मेरा क्या है, बिहेवियर, मैं उसको फील भी कर सकता हूँ, मैं उसको टच भी कर सकता हूँ। तो मतलब वो एक फिजिकली एग्जिस्ट
करता है वो ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी रियल टाइम एंटिटी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो अभी हमारे पास क्लास था, अब हमसे ये बोला गया कि आपके पास क्लास तो है, तो आप क्लास को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि चलो ठीक है, ये तो आपने थ्योरेटिकली ये चीज मेरे को बता दी कि बिहेवियर होता है, उसका स्टेट होता है, वो तो रियल टाइम बेस पे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है कोई ऑब्जेक्ट है, आई एम ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, मेरा कोई बिहेवियर है। ठीक है, वाटर एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई स्टेट है, उसका भी एक बिहेवियर है। तो हर एक चीज के लिए इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। बट वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर प्रोग्रामेटिकली हम देखें इस पूरे सिस्टम को, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब बिहेवियर इज व्हाट, स्टेट इज व्हाट, इसके अंदर क्या स्टेट है, इसके अंदर क्या बिहेवियर है, इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो बिहेवियर एंड स्टेट को सिग्निफाई करते हैं, मतलब सिंपली देखते हैं हम लोग, तो इसको हम बेसिकली ऐसे देखते हैं कि बिहेवियर एंड स्टेट इज व्हाट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट्स। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ठीक है, बिहेवियर और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर आपके मेथड्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स इज व्हाट योर स्टेट, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, बिहेवियर इज व्हाट योर मेथड, कि आप उसको एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिहेवियर। एक तरीके से हम आपको इस तरीके से आप इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बिहेवियर होता है किसी चीज का सिनेरियो डिजाइन करना। तो मेथड एक्चुअली क्या कहता है, मेथड विल डिफाइन अ सिनेरियो, तो मेरे को एग्जैक्टली क्या पुट ऑफ करना है। एंड स्टेट इज व्हाट, एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली कलर इज अ स्टेट, हाइट इज अ स्टेट। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास एक फॉर्मेशन यहाँ पे आता है कि हम किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें बोली जाती है, वो एक और पार्ट में एक और लाइन यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो मुझे अभी एकदम से याद आया। एक इंस्टांस वर्ड आप सुनोगे, तो इंस्टांस ऑफ क्लासेस वो ऐसा क्वेश्चन आता है, हम पूछ लिया जाता है कभी कभी, इंस्टांस इज अ क्लास ऑफ व्हाट। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लियर, वह चीज क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, क्या तो कोई डाउट है अभी तक किसी को? नहीं बिल्कुल। नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बोर होंगे पर क्लियरली बता रहा हूँ, बिकॉज ये थ्योरेटिकली थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और थ्योरी इसकी समझना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी समझ में नहीं आई तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रैक्टिकल सेक्शन जो है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब पहली चीज हमने देखा कि क्लास का इंस्टांस कौन है, वो है आपका क्या, ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है मेमोरी कब एलोकेट होगी, मेमोरी कब एलोकेटेड होगी, मेमोरी कब एलोकेटेड होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशिएट होगा, तब हमारे क्लास को क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट होती है। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे उसको अलग से। तो पहले हम इतने पार्ट करें। अब हमारे पास टास्क आया कि चलो ये हमें ऑब्जेक्ट को समझ में आ गया, क्लास भी हमें थ्योरेटिकली समझ में आ गया। नाउ द टास्क इज व्हाट, अब मैं ऑब्जेक्ट को इसमें डिफाइन कैसे करता, कैसे मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ। तो सिंपल सी चीज है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एन ओबीजे। ओबीजे इज एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एंड मैंने इक्वल टू दिया। इक्वल टू देने के बाद व्हाट वी डू, हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें क्लास पास करना। तो हमने क्लास पास किया एंड ब्रैकेट लगा, इसमें बस इतना सा कुछ, जैसे सी प्लस प्लस में एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता था विद न्यूज, सॉरी विद बड़ा सा स्टेटमेंट था सी प्लस प्लस में, एंड जावा में विद न्यू स्टेटमेंट के साथ में हमें प्रोसेस करना पड़ता है।
ओके, तो अभी मैंने ओबीजे को क्या बनाया कि ओबीजे इज व्हाट, ओबीजे क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है जो किसको रेफर कर रहा है, वो ह्यूमन को रेफर कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन का कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ यू वांट टू एक्सेस द एट्रीब्यूट हाइट या कोई मेथड आपको एक्सेस करना है तो आप किसको रेफर करोगे, ओबीजे को रेफर करोगे, ओबीजे के थ्रू रेफर। तो विल सी, मैंने मेरे को यहाँ पर प्रिंट करना है कलर ऑफ ह्यूमन फॉल। अब मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्टली कलर नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट कलर, तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे को फिर से इसको प्रोसेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हाइट ऑफ ह्यूमन, इसको चेंज करते तो मैंने नीचे स्पेलिंग सही लिख दी, ऊपर गलत लिख। हाइट ऑफ ह्यूमन क्या है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाइट लिख देते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हाइट ऑफ ह्यूमन। अब मेरे को मेथड कॉल करना है, तो मेथड को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्रिंट स्टेटमेंट मतलब कोई रिटर्न वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज करूंगा। तो आई जस्ट राइट हियर फन। ओके, फन को नॉर्मली मैंने ब्लैंक उसमें कॉल कर दिया। सेल्फ तो एक आपका क्या हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, तो उसमें आपको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं। लेट्स सी, आई एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, आपने ऊपर ना HIE लिखा था। नहीं नहीं, वो मैंने एक्चुअली क्या है ना, चेंज किया ना, उसके बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। जब तक मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा तब तक वो उसको पिकअप नहीं करेगा। अब कर लो, मैंने स्पेलिंग चेंज करी थी ना अभी, तो ट्राई यहाँ पे तो चेंज कर दी थी और यहाँ पे भी चेंज कर दी थी, बट मैंने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था। तो कलर का उसने आउटपुट उठा लिया था क्योंकि कलर ऑलरेडी सेम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। एक सिंपल वे में आप उसको यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पे इसको ऐसे प्रोसेस करना है। इतना बात समझ में आया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं डीपली लेके जाऊंगा, डीपली इन द सेंस यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोज ऐसे होते हैं, हालांकि हम लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें, बट मैं आपको कुछ ऐसे पार्ट पे डिस्कस करूंगा कि यस वी कैन डायरेक्टली कॉल दीज एट्रीब्यूट्स एंड वन मेथड्स बाय यूजिंग द क्लास। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, द डायरेक्ट कॉलिंग में आपको बता, कॉलिंग बाय क्लास। एक छोटा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने इसको ऐसे प्रोसेस किया हुआ है, तो मैं एक सिनारियो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट कलर ऑफ ह्यूमन इज ऑल। दिस इज एन डायरेक्ट फॉर्मेट। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप क्लास नेम से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, बट द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट्स एन रेफरेंस वेरिएबल इज दैट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि आपके इस क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी मेथड या ऑब्जेक्ट्स को वो पिकअप कर सकता है। ओके, आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कॉलिंग करके भी पिकअप कर सकते हो। कई जगहों पर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप के सिनेरियोस या इस टाइप के यूजेस आपको देखने को मिल जाते हैं और आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें, वी आर नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर मैथड, डायरेक्ट कॉलिंग मैथड हम लोग इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते करते। अभी मैं आपको कुछ ऐसे सिनारियोस और इसके पीछे भी आपको कुछ ऐसी थ्योरीज आपको बताऊंगा जो आपको क्लियर होंगी कि डायरेक्ट कॉल करने से हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सारे इश्यूज में आपको क्लियर करूंगा।
तो ये वाला पोर्शन भी इसके अंदर प्रोसेस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आगे का फॉर्मेशन था। उसमें आपको बता रहा था कि डायरेक्ट जैसे आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सब चीजों को कॉल किया, वैसे ही आप ह्यूमन के थ्रू भी इन सब चीजों को कॉल कर सकते हो डायरेक्ट कॉलिंग। बिकॉज एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस बोल रहे हैं ना कि इस वाली क्लास में आप जाके देखो, मतलब ह्यूमन क्लास को अभी रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ओबीजे। तो ओबीजे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ह्यूमन क्लास को। तभी वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं हम ओबीजे डॉट कलर, तो इसके डेटा को वो पिकअप कर। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसमें अगर डाउट है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बताओ। मैं डिस्ट्रैक्टेड था, लास्ट लाइंस रिपीट करेंगे, कपल ऑफ लाइंस। जैसे obj.fun किया तो क्या हुआ? ओबीजे डॉट, ये जो लाइन एग्जीक्यूट की obj.fun, हाँ, तो ये सेल्फ सेल्फ का क्या रोल था? मैं मिस करके आया, आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, सेल्फ का भी मैंने बताया नहीं, सेल्फ अच्छा इसके अच्छा डिफॉल्ट अच्छा पैरामीटर अच्छा है। अच्छा, मैंने बस कॉलिंग बताई है, यू कैन जस्ट ठीक है कॉल योर फन मेथड बाय यूजिंग ओबीजे। ओके आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। या इसके पार्ट में कोई डाउट? क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। क्लियर है ना? चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, सेल्फ की। पहले मैं सेल्फ आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज सेल्फ, और सेल्फ बेसिकली काम कैसे करता है, सेल्फ के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग सेल्फ, और सेल्फ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेल्फ के बारे में आपने दिस पॉइंटर सुना है किसी ने? हाँ, क्या होता है दिस पॉइंटर? सेल्फ ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना। फॉर एग्जांपल, मतलब ये वेगली रिमेम्बर है मुझे, जब हम प्लस को फॉर एग्जांपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते थे, तो हम एक बाहर रहता था जिसको, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट वन डॉट, तो ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट वन तो कॉल ही कर रहा है जो कि उस फंक्शन को, और ऑब्जेक्ट टू एज आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो वहां पे जब हम एक वेरिएबल को रेफर करेंगे इनसाइड ए या बी या सी को, तो वो किसका है, वो उसको, उसके लिए हम दिस, उसके बाद एरो यूज करते थे कि वो कौन सा, वो वेरिएबल किस किस ऑब्जेक्ट के लिए। सो दैट वाज द पॉइंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत देर पहले की बात है। तो सी प्लस प्लस में वी आर यूजिंग दिस एरो। हम ऐसे डबल डैश करके एक एरो बनाते थे। हाँ जी। ठीक है, और हम जावा के अंदर वी आर यूजिंग दिस पॉइंटर। तो हमारे पास एक बेस पॉइंटर होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर इन लोगों ने क्या लिख रखा है, सेल्फ लिख रखा है। तो सेल्फ का एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज सेल्फ इन दिस। ठीक है, तो सेल्फ एक तरीके से, सेल्फ को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी। क्लास लेवल एट्रीब्यूट, ठीक है। सेकंड आपको समझना है मेथड लेवल एट्रीब्यूट। दो चीजें होती है हमारे पास। अगर आप बहुत इजीली इस चीज को समझोगे, तो एक होता है क्लास लेवल एट्रीब्यूट, एक होता है मेथड लेवल एट्रीब्यूट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को क्लास को पिकअप कर लेता हूँ, बार बार क्लास न्यू बनाने के बाद। ठीक है, अब मेरा क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स कौन है? तो मैं आपको पहले एक को क्लियर करूंगा, देन उसके बाद विल वर्क ऑन। तो क्लास लेवल एट्रीब्यूट कौन से, पहले हम उसको समझते हैं, पहले उसको कोड को कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी ये क्लास थी जो क्लास के लेवल पे डिफाइन किए गए, उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास लेवल एट्रीब्यूट। अब इस क्लास लेवल एट्रीब्यूट में कौन कौन सी चीजें आ रही है, अगर इसके पैरामीटर पे देखें तो इसके फॉर्मेशन में क्लास लेवल एट्रीब्यूट में कौन कौन सी चीजें आ रही है। पहला आपके लिए कलर आ रहा है, हाइट आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपका फन आ रहा है, तो क्या आपका मेथड। ठीक है, ये क्या होगा, क्लास लेवल पे डिफाइन किया गया। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा
नेम आशीष, ठीक है, एज 34, ओके। ये पता है ना ये क्या करेंगे? हाँ जी। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास दो टाइप के एट्रीब्यूट्स थे। एक क्लास लेवल एट्रीब्यूट था और एक एट्रीब्यूट, इसको भी मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। दिस इज ऑल्सो माई कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से करा। तो मेरा क्लास लेवल एट्रीब्यूट कौन सा है और मेथड लेवल एट्रीब्यूट कौन सा है? जो एट्रीब्यूट्स क्लास लेवल पर डिफाइन किए गए उनको हम क्या बोलते हैं? क्लास लेवल एट्रीब्यूट बोलते हैं। और जो एट्रीब्यूट मेथड लेवल पर डिजाइन किए गए उनको हम क्या बोलते हैं? मेथड लेवल एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब आप इन दोनों को चलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। अगर हम बात करें कि इन दोनों क्लास लेवल एट्रीब्यूट और मेथड लेवल एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट मेरा कॉमन है, कौन सा? कलर। कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है? कलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ, मैं फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का और मैंने प्रिंट लगाया। सबसे पहला प्रिंट तो हम इसको देते हैं, इसको ह्यूमन को, मतलब जो क्लास लेवल एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे हमने इसका प्रिंट चेक करा तो क्या आया हमारे पास? ब्राउन आया। तो आप देख रहे हो मैं मेथड लेवल एट्रीब्यूट को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाया। अगर मुझे मेथड लेवल एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो मुझे फन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने फन को कॉल करा तभी मेरा मेथड लेवल एट्रीब्यूट एक्सेस में आया। तो अब आपके पास दो टाइप के एट्रीब्यूट है, कौन कौन से? एक मेथड लेवल, एक आपका कौन सा है? क्लास। तो अब पोर्शन आता है कि सेल्फ का रोल क्या है यहाँ, ठीक है। अब पोर्शन क्या आता है? सेल्फ का रोल क्या है। तो हम सेल्फ का रोल समझते हैं। तो सेल्फ क्या बोलता है? सेल्फ का एक छोटा सा डेफिनेशन है। सेल्फ बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। सेल्फ बोलता है, विशाल, ये इससे पहले वाले पॉइंट में अगर फंक्शन में भी हमें सिर्फ कलर ही डिस्प्ले कराना होता तो वो किस तरीके से हो सकता? मतलब अभी तो हमने दोनों एट्रीब्यूट्स प्रिंट करा दिए हैं। ये हटा दो, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने एक ही प्रिंट नहीं चीज हटा देखा। दो, ठीक ठीक, हाँ। प्रिंट स्टेटमेंट है वो, अच्छा, ठीक है। प्रिंट से हो रहा डायरेक्टली। हाँ, अब हमारे पास आते हैं कि सेल्फ क्या करते हैं। सेल्फ इज ऑलवेज सेल्फ इज ऑलवेज पॉइंट आउट या पॉइंट की क्लास लेवल एट्रीब्यूट। तो इसको मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ, वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है, वी कैन डिफरेंशिएट द क्लास लेवल एट्रीब्यूट, ठीक है, एंड मेथड लेवल एट्रीब्यूट। इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, किसके थ्रू? सेल्फ के थ्रू। क्योंकि हमें अगर, अब इसमें क्या बोला जाता है, अब इसको चीज को समझना कि मैं किस तरीके से करने की बात करूँ। थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास और मैंने यहाँ पे दे दिया ह्यूमन, वही क्लास ह्यूमन नेम से बना। मैंने एक वेरिएबल लिया, ये कौन सा लेवल है मेरा? क्लास लेवल, क्योंकि क्लास लेवल पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्लास लेवल एट्रीब्यूट है ये मेरा, ओके। और मैंने यहाँ पर जो एज लिया है वो एज ले ली 20, ओके। मैंने एक मेथड बनाया,
टैप फन नाम का मैंने मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने सेल्फ पास किया। अब मैंने यहाँ पर भी एज ले लिया, और ये एट्रीब्यूट कैसा है मेरा, मेथड लेवल। ये तो हमें समझ में आ गया लेवल देखिए। ओके, तो मेथड लेवल एट्रीब्यूट है, तो मेथड लेवल एट्रीब्यूट में मैंने क्या कर दिया, 34 कर दिया। अब आपने इसको मेथड के अंदर प्रिंट कराया, किसके अंदर प्रिंट कराया, मेथड के अंदर प्रिंट कराया। एज इज कॉलन पर स्पेस करके कॉमा, हमने एज दिया। तो जब मैं इसको यहाँ पर सिंपली एज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली एज करके लिख रहा हूँ, तो तब वो क्या हो रहा है, वो कौन से वाले एज को कॉल करेगा, क्लास लेवल एट्रीब्यूट को। ठीक है, वो कौन से वाले एज को कॉल करेगा, क्लास लेवल। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। क्लास लेवल एट्रीब्यूट मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, अगर आप फाइल बाद में देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी मैं बात कर, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने बाहर कॉल किया, बाहर जो कॉल किया है, दैट इज कॉलिंग इज व्हाट, क्लास लेवल एट्रीब्यूट ओनली। मेथड लेवल एट्रीब्यूट को मैं कॉल नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्यों, क्योंकि वो उसका लोकल वेरिएबल है, वो उसका क्या है, लोकल वेरिएबल है। सॉरी। तो अगर आप इस तरीके से उसको कॉल करोगे एज को, तो डायरेक्टली जब आप कॉल कर रहे हो तो ये कौन सा मेथड लेवल वेरिएबल ही कॉल होगा, ठीक है, मेथड लेवल एट्रीब्यूट ही कॉल होगा। अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप देखो, ये क्लास लेवल एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया, हाँ क्लास लेवल एट्रीब्यूट हो गया, ये डायरेक्टली बाहर कॉल हो रहा है। और जब मैंने मेथड के अंदर इसको कॉल कराया है, तो ये कौन सा वाला एज कॉल कर रहा है, मेथड लेवल एट्रीब्यूट कॉल कर रहा है, इसने ऊपर वाले एज को पिकअप नहीं किया। अब हमारे पास टास्क आता है कि मेरे को मेथड के अंदर क्लास लेवल एट्रीब्यूट का यूज करना है, किसको कॉल करना है मुझे, क्लास लेवल एट्रीब्यूट को कॉल करना। तो अब सर आप यहाँ पे मेरा जो पिछला वाला क्वेश्चन था, प्रॉब्ली शायद मैंने वो सही से वो आर्टिकुलेट नहीं किया। तो अभी जो आपने पॉइंट बोला कि ये जो जैसे जो मेथड लेवल एट्रीब्यूट है उसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, जिस तरीके से भी हम क्लास लेवल एट्रीब्यूट को प्रिंट करा पा रहे हैं। अगर इस मेथड के अंदर हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी होती तो हम इसको डायरेक्टली बाहर कॉल नहीं कर सकते थे। हमें मतलब फंक्शन में लॉजिक होना चाहिए टू डिस्प्ले दैट लोकल वेरिएबल, क्योंकि वो उस मेथड के लिए लोकल है। करेक्ट, अच्छा, ठीक है। या हाँ तो जी। आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे हम्म, तब आपका फन के थ्रू कॉल होगा, या फिर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे तो कॉलिंग होगी। हाँ, मतलब वो फंक्शन में प्रोसेस होना चाहिए, वो डायरेक्टली हम उस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते जिस तरीके से हम क्लास लेवल ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाहर ऑब्जेक्ट से है ना, आप क्लास लेवल एट्रीब्यूट को ही रेफर कर पाते हो, ठीक हम है। क्लास लेवल एट्रीब्यूट के अंदर के डेटा को रेफर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन के अंदर यानी कि मेथड के अंदर का एट्रीब्यूट है वो। तो अब जी। हमारे पास दो एज है, एक एज 20 है, एक एज 34 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वही चीज यहाँ पर भी पॉइंट आउट होती है कि ये दोनों तो सिमिलर हो रहे हैं। अब मेरे को अंदर तो ये तो इसी के अंदर है ना, फन तो, फन तो बाहर नहीं है। और ये बाहर वाले का सिस्टम आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई ये इसके अंदर का डेटा है और ये बाहर का डेटा है। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम आउट क्लास लेवल पे तो कोई भी चीज जो भी चीज होगी वो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेथड के अंदर कोई चीज है तो उसे क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते, हमें मेथड के अंदर ही चलाना पड़ेगा, चाहे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करें चाहे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके उसको एक्सेस मिले, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट ये आया कि अगर आपको इन दोनों को यहाँ पे चलाना है, और यहाँ पे क्या है ना, एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी मतलब डबल मीनिंग हो रहा है कि यहाँ पर भी एज है और यहाँ पर भी एज है। तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ कि क्लास लेवल का कौन सा है और मेथड लेवल का कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज थी कि हमने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को डायरेक्टली कॉल करते हो, इस तरीके से कॉल करते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका
मेथड लेवल हो जाएगा, मतलब लोकल हो जाएगा। अब अगर आपने उसके आगे लिख दिया सेल्फ डॉट, तो सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ पॉइंट आउट करता है कि ये जो एज आपने दिया है ये मेथड की एज को नहीं लेगा, ये कौन सी वाली एज को पॉइंट आउट करेगा, क्लास लेवल को पॉइंट आउट करेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, सेल्फ इन मेथड। कि हर बार क्या होता है कि आप सेम वेरिएबल पे वैल्यू असाइनमेंट ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप सेल्फ का यूज करोगे, तो भाई जो क्लास लेवल पे डेटा है वो आपका एक्सेस में आएगा। अभी देखना, अभी मेरा मेथड लेवल पे कितना आना चाहिए 34, इस पे कितना आना चाहिए 20, तो इसका मैं वैल्यू लिख देता हूँ। द वैल्यू आंसर इज 34 एंड दिस आंसर इज 20। वंस वी एग्जीक्यूट यू कैन सी। तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ क्लास के करंट वैल्यू को यानी करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है सेल्फ हमेशा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास आती है कि सेल्फ से आप कोई भी वैल्यू को डायरेक्टली कॉलिंग कर सकते हो, मतलब क्लास लेवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन सा मेथड लेवल का कौन सा क्लास लेवल का है। अगर सेल्फ नहीं होगा तो ये पॉइंट आउट नहीं कर पाए। इसमें क्वेश्चन था मेरा, जैसे C++ वगैरह में हम दिस जो था वो कीवर्ड था, वो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर अगर मैं सेल्फ की जगह सेल्फ टू या दिस ही लिख देता हूँ एज आर्गुमेंट इन द डेफ वन, तो मैं अंदर आके दिस डॉट एज भी रेफर कर पाऊंगा, क्योंकि आई टू अंडरस्टैंड आई कैन असेस कि ये जो ऑब्जेक्ट है सम मतलब वो आपको बताना पड़ेगा कि इट्स कॉलिंग बाय रेफरेंस और कॉलिंग बाय वैल्यू, बट वो कहीं उस ऑब्जेक्ट को ही खुद को रेफर कर रहा है उसके अंदर, राइट? Right. तो है ना, ये चल जाएगा ना ये भी, दिस भी। हाँ, मतलब सेल्फ इज जस्ट अ पैरामीटर, राइट। हाँ, तो सेल्फ इज ए स्टैंडर्ड वर्ड कि हम पाइथन के अंदर जब हम सेल्फ लिख रहे हैं तो उसका पॉइंट आउट क्या है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्ड सेट कर रखा है, बाकी आप अपना नाम भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है। अब ये जो दिस जो है ये कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं दिस डॉट एज को इज इक्वल्स टू 72 कर देता हूँ, इज इट गोइंग टू चेंज द क्लास लेवल एट्रीब्यूट और नॉट? सॉरी, आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो दिस डॉट एच, राइट। यस, ये चेंज होगा ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो क्लास लेवल का जो एज है उसका वैल्यू 78 कर दो, तो पहले क्लास लेवल जब उठ के आएगा तो वो 20 था। नाउ ऑन दिस स्टेप आप इसको चेंज कर दे रहे हो, तो आपकी जो यहाँ पे प्रिंट होगा ना इसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब चेंज हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा 73। एंड अगर एक और फंक्शन बनाता हूँ इस क्लास के अंदर, तो वो फंक्शन अगर एज को रेफर करेगा तो उसके लिए भी 78 चेंज हो चुका होगा, मतलब इनडायरेक्टली दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। तो आपने यहाँ पे लिखा fun2, फंड, हाँ, इसके अंदर ठीक है, कैसे प्रिंट प्रिंट कराइए आप? हाँ। इसके अंदर आपने सेल्फ लिखा, मैंने सेल्फ लिख दिया एंड कॉलन किया, और आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरे को प्रिंट इसको प्रिंट करना है जिसको क्लास लेवल क्लास एट्रीब्यूट, लेवल लास्ट लाइन कॉपी कर लो, लास्ट लाइन, हाँ। दिस इज अ पॉइंट, और मैं यहाँ देता हूँ सेल्फ। ठीक है, रन करते हैं, कॉल नहीं कर नीचे, बिकॉज आप आपने इस वाली लाइन पे ठीक है, जो एज है उसको डायरेक्टली अपडेट किया ना, बाय ठीक है। डिफॉल्ट आप इसको कहीं भी यूज करोगे वो चेंजेस नहीं दिखाएगा। तो मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, पता नहीं इसको टेक्निकली कहते हैं कि नहीं कहते, बट एज्यूम कर सकते हैं कि जो डेफ वन दिस था उसमें जो दिस है वो कॉल बाय रेफरेंस है। नहीं, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होगा ना वो, ये तो आप सिंपल असाइनमेंट कर रहे हो ना। नहीं नहीं, दिस फंक्शन की जो दिस आर्गुमेंट है फोर्थ दिस, लाइन में, अच्छा फोर्थ दिस लाइन, सेल्फ को आप बोल रहे हो कि सेल्फ इज अ कॉल कॉल बाय रेफरेंस। हाँ हाँ, मतलब ये जहाँ पे नहीं नहीं फोर्थ लाइन जो क्लास ह्यूमन क्लास लेवल एट्रीब्यूट एज इक्वल टू 20, जो फोर्थ लाइन है डेफ फन दिस, तो वो जो है दिस, हाँ यहाँ पे तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस ही कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर एबल टू चेंज द वैल्यूज ऑफ द क्लास लेवल एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नहीं, तो कॉल बाय वैल्यू वाला ये इस फॉर्मेट पे काम नहीं करता है मुझसे, बिकॉज ऑफ दैट कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस वो पैरामीटर के बेसिस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नीचे से वैल्यू पास कर रहा था एज अ आर्गुमेंट के बेसिस पे और मैं वैल्यू अपडेशन दे रहा होता उसमें, तब ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो सकता था।
शायद आई वुड बी क्लियर जब आप वाला टॉपिक करेंगे कि ओबीजे इज इक्वल टू ह्यूमन आपने डिक्लेयर किया, एक और ओबीजे 2 इक्वल टू ह्यूमन किया, तो ओबीजे 2 इक्वल टू ओबीजे करेंगे तो क्या बनेगा? तो आई थिंक दिस इज गोना बी सेम थिंग। ओबीजे 2, 2 अच्छा इक्वल मतलब टू आप मल्टीपल हाँ, ऑब्जेक्ट ओबीजे 2 बनाने इक्वल की टू बात ह्यूमन करें। करेंगे, तो ओबीजे 2 इक्वल टू ओबीजे करेंगे, तो उस केस में ओबीजे 2 would be able to change the values of OBJ or not. So वो जब वो नहीं नहीं कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, तो प्रॉब्ली वो हाँ तो सेम ही चीज होगी ना। अगर आप ओबीजे 2 इक्वल टू ओबीजे करोगे तो मतलब जो ओबीजे जिसको रेफर कर रहा है वही ओबीजे 2 उसको ही उसी को रेफर करेगा। सेम आईडी होगी दोनों की, OBJ 2 और OBJ की, हाँ है ना? बस ठीक है, हाँ, यही बस क्योंकि वो यही। एक तो वो फॉर्मेट पे चला जाएगा। ये तो वेरिएबल असाइनमेंट वाला फॉर्मेट हो गया। जैसे अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तो ये क्या हो गया, वेरिएबल असाइनमेंट वाला फॉर्मेट हो गया कि तो आपने ह्यूमन। दोनों की आईडी सेम होगी ना, OBJ 2 और OBJ की, है एक ना? बार हाँ ट्राई ठीक है, करके फिर देख लेते हैं हम अल्टीमेटली लोग इसको, हाँ दिस ट्राई मेक्स करके ठीक देख है, लेते I'm done, yeah, sure, thanks. हैं ना। So this one is OBJ and your question is next one is idea of OBJ2। तो जब आप असाइनमेंट करते हो तो थ्योरेटिकली बेसिस पे दोनों का आईडी सिमिलर चलता है, ठीक है। तो सपोज इफ आई एम यूजिंग दिस वन ह्यूमन, अब इस केस में इन दोनों की आईडी क्या हो? इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग बिहेवियर में रहेंगे, सेम बिहेवियर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे है। आप जब भी किसी भी चीज को असाइनमेंट करोगे तो वो आपका सेम आईडी फॉर्मेट लेता है, मतलब ये यही चीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट असाइनमेंट। ओके थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हुई। सेल्फ क्या करता है? सेल्फ के बारे में बहुत सिंपल सी चीज है। सेल्फ हमेशा क्लास लेवल एट्रीब्यूट को पॉइंट आउट करता है, ठीक है, और किसी को मुझे पॉइंट आउट नहीं करता। अब आज का लास्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे के जो 4 टॉपिक्स हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेंसी लेंगे, मतलब इससे मैं बहुत ज्यादा यूजेस करूँ और बहुत आसान हो जाएंगे टॉपिक अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा, ये आपने सेल्फ क्लियर कर लिया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लियर हो गया, मेथड हमें पहले से ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं कि मेथड क्या होता है। एक बहुत अच्छी चीज होती है इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टर। और कई बार क्या होता है ना, बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर एंड वी कांट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है? यस, कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, मतलब सुना है कंस्ट्रक्टर, सिंपल सी चीज। अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है तो 110% आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपने सुना होगा, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्टर कोई भी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आपका वर्कआउट नहीं करता। और कंस्ट्रक्टर होता है तो डिस्ट्रक्टर भी होता है, कंस्ट्रक्टर होता है तो डिस्ट्रक्टर भी होता है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है कंस्ट्रक्टर। यस, एनी जब आइडिया? हाँ जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये आई डोंट नो पाइथन में ऐसा है कि नहीं। पाइथन सब जगह सही में होता है। अच्छा। आप देख रहे हो, बस मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ। आप किसी और प्रोग्रामिंग में सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करोगे, आप जावा का इंटरव्यू देना और सेम चीज बोल देना उसके साथ, आपका उसमें भी क्लियर हो जाएगा। वो पॉइंट सही नहीं होते, कुछ भी अलग से नहीं होता है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि जावा में अलग और पूछा और पाइथन में अलग है। ऊप्स ऊप्स है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और इंजीनियरिंग में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊट करके एक सब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सुनने, पूरा का पूरा हमारे पास एक सब्जेक्ट रहता था थ्योरी में। तो कंस्ट्रक्टर की मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड, ठीक है। पर इसके थोड़े, इसके जो पत्ते रहते हैं ना वो धीरे धीरे खोलूंगा, सारी चीजें एक साथ नहीं बताऊंगा। पहले हम सिंपल सिंपल चीजें समझेंगे, देन उसके बाद फिर एक और पॉइंट समझेंगे इसके बारे में। तो पाइप जैसे जावा, C++, ये ट्रेंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्रामिंग सिस्टम है, मतलब यहीं से लोग सीखना स्टार्ट करते थे ऊप्स कैसे करना। हालांकि इससे पहले भी काफी सारी प्रोग्रामिंग हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थी। तो ऊप्स में कंस्ट्रक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर जगह
कंस्ट्रक्टर में एक चीज बोली जाती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम जब कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, यानी कि एक स्पेशल मेथड होता है, तो जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है अदर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। ये उसकी थ्योरी थी अदर प्रोग्रामिंग में। बट पाइथन के अंदर ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि यहाँ पे क्या है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, सेल्फ, इसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। किसके अंदर, पाइथन के अंदर। ये होता है आपका एग्जैक्टली क्या, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा अपने आप को कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास नेम से नहीं चलता, वो किससे चलता है, इनिट वाले मेथड से। ओके, तो वो इसको रॉ में डाल देते हैं, क्योंकि ये मार्कडाउन में वर्कआउट नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्या लिखते हैं, डॉग। ठीक है, तो डॉग मैंने क्लास बनाई और फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डैफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। चलो डॉग नहीं बना रहे, एक टेस्ट क्लास बना देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मेथड है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्फ लिखना कंपलसरी है। अगर सेल्फ नहीं लिखेंगे तो ये डेटा जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि चलो ये कंस्ट्रक्टर है, तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे है ना सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ अभी, कि दोनों में डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट माय मेथड। कंस्ट्रक्टर की एक कहानी है। कंस्ट्रक्टर बोलता है एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है एंड इन्वोक्ड, ठीक है, इट्स इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये इसके बारे में बोला जाता है। मतलब मेथड को कॉल करने की जरूरत है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ओबीजे डॉट टेस्ट अंडरस्कोर क्लास को हमने यहाँ पे बनाया। आप देख रहे हो मैंने इसको कहीं कॉल किया है, इनिट वाले को नहीं किया ना। अगर ये कंस्ट्रक्टर है तो मैं बस इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा और ये मेरे को नीचे रिजल्ट दे देगा, क्या, कंस्ट्रक्टर। देखो मेरा, तो मतलब ये क्या है कि आपका जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर है, वो कब इनिशिएट लेता है, कब एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे ही ये अपना पार्ट क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब चला देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बट मेथड और कंस्ट्रक्टर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर आपको मेथड को चलाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर विदाउट कॉलिंग आपका चल जाता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि यहाँ तक तो चीज क्लियर थी कि चलो ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर का मेजर रोल क्या है ना। तो ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। ये स्पेशल मेथड बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं। अब पॉइंट ये था कि इसमें भी आप सारा काम कर सकते हो, इसमें भी आप सारा काम कर सकते हो। तो इसमें और इसको डिफाइन करने के, दो बनाने के पीछे रीजन क्या है, मतलब इसका मेजर रोल क्या है, फिर ऐसा क्या रोल है जिसके वजह से हमें इसको काम करना है। तो इसका प्राइमरी रोल जो रहता है, प्राइमरी रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू सेट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या सेट करने के लिए, या टू इनिशियलाइज द वैल्यू
टू द डेटा मेंबर्स। व्हाट इज डेटा मेंबर्स? डेटा मेंबर्स कौन से? जो आपके एट्रीब्यूट्स थे ना, उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसलिए यूज किया जाता है? डेटा मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए। तो बेसिकली हम लोग है ना, एक तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी जनरेट होता है कि जब हम किसी भी क्लास के अंदर, एक क्लास हमने बनाई ह्यूमन नाम की, और हमने यहाँ पर वेरिएबल दिए। वेरिएबल्स कौन से दिए? एज। अब मैं आपको 2-3 पैटर्न्स आपको बताऊंगा। एज मैंने 0 कर दी, नेम मैंने एक्स असाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इन पे असाइनमेंट दूंगा आगे। अब मैंने एक डैप बनाया। अब मैं असाइनमेंट कैसे करूंगा, कैसे इनिशिएट करेंगे? बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, वी यूज दिस वर्क। ठीक है, और आपको पता है पैरामीटर पास करने तो आपको आते ही है ऑलरेडी। हमने यहाँ पे दिया सेल्फ, सेल्फ देना कंपलसरी है। हमने यहाँ पे दिया एज कॉमा नेम, एंड हमारे पास सेल्फ है इसलिए मैं सेम नेम यूज कर पा रहा हूँ। अगर सेल्फ नहीं होता तो हम सेम नेम यूज नहीं करते। तो हमने बहुत सिंपली बोला सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, तो मतलब जब आप क्लास को कॉलिंग के टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे जब आप वैल्यू पास करोगे, तो वैल्यू कहाँ जाएगी? वैल्यू जाएगी आपकी किसमें? वैल्यू जाएगी आपकी क्या बोलते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के पास। तो वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? उस वैल्यू को आपके क्लास लेवल वैल्यू को असाइन कर देगा। ओके, क्लियर हुआ? अब हमने क्या किया, हमारे वैल्यू असाइनमेंट हो गया। अब आपको प्रिंट कराना है, तो हमने एक डैप मेथड बनाया डिस्प्ले। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ। सेल्फ लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कोई मेथड नहीं डाल रहे। वी आर यूजिंग व्हाट, दिस वन, डबल कोट्स। मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ ह्यूमन इज कॉलन, पहले ब्रैकेट। फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ मैं, आपको ऑलरेडी पता है कैसे फॉर्मेट को यूज करना है। एंड एज इज करली ब्रैकेट, डबल कोट्स क्लोज, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट नेम कॉमा एज। बट मेरे को कौन से चाहिए? क्लास लेवल वाले चाहिए, तो सेल्फ लगाना कंपल्सरी है। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लगाया। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे इतनी प्रोसेस तो मैंने कर ली, मैं उसके नीचे भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बट मैं ऑब्जेक्ट अलग से बना रहा हूँ, इनकम्प्लीट इनपुट, तो ब्रैकेट इक्वल। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नेम एंटर दिया यूजर से, और यहाँ पे बोला यूजर को इनपुट एंटर योर नेम, कॉलम दे दिया, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एज दी इनपुट ब्रैकेट एंटर योर एज। दोनों ही मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ली विदाउट एनी ग्लिच। ठीक है, और हमने यहाँ पे बनाया ओबीजे। आप ओबीजे की जगह कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, नॉट कंपलसरी ओबीजे ले रहे हो। बस मैं ऑब्जेक्ट के चक्कर में ओबीजे लेता जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन लिया, और ह्यूमन को अब देखना मैं पैरामीटर कहाँ पास करूंगा। मैंने नेम, सॉरी, एज कॉमा नेम पास किया। अब देखो मैंने क्यों पास किया ऐसा, क्योंकि एज के पास जाएगा और नेम के पास जाएगा। तो हमने इस तरीके से साइन किया। अब प्रोसेस क्या होगा, एज गया एज के पास, इसके पास, ये एज कंस्ट्रक्टर वाला ही है, और ये इस एज ने वैल्यू असाइन कर दी कौन से एज को, इस वाले एज को। इस वाले एज को वैल्यू असाइन हुई, तो यहाँ पर कौन सा एज प्रिंट होगा, एज इज पे क्लास वाला एज। तो ये वैल्यू असाइनमेंट इनडायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मेट पे नहीं कर रहा हूँ। ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है, वो वैल्यू असाइनमेंट डायरेक्टली आप मेथड के पास नहीं लेके जा रहे। ठीक है, तो वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली मेथड के पास नहीं जा रहा, वो इनडायरेक्टली मेथड के पास प्रोसेस होगा। तो दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर,
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू असाइनमेंट नहीं दोगे यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप कोई भी नेम दे दो, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया रोहन, एज दे दी उसकी 20, वो एंटर किया तो हमारी वैल्यू असाइनमेंट हो गया। अब हमारे को एक और चीज बोली जाती है, चलो ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया कि हाँ ठीक है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉइंट आता है कि एडवांटेजेस क्या है, ऐसा करने के बेनिफिट्स क्या है। एडवांटेजेस, द मेजर पार्ट इज व्हाट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए। क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं मेथड के साथ में भी कर सकता था, ये चीज मेथड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्टर आपका क्या करता है, एक तो कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव कर देता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आप कोड को देखोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि हाँ वैल्यू कैसे कैसे पास होकर जा रही है। तो रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। तो कोड रीडेबिलिटी क्या लिखेंगे इसको, लाइक फॉर एग्जांपल इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, एक ये छोटा सा एक फॉर्मेट हो जाता है कि हाँ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। ठीक है, सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, इजी इनिशिएशन होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इजीली आप वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हो और आपका मेमोरी एफिशिएंसी आ जाती है। सबसे बेस्ट चीज जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, मेमोरी एफिशिएंसी। मेमोरी एफिशिएंसी से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर में मेमोरी एलोकेशन हुआ एंड नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रक्टेड दिस वन। वैसे तो डिस्ट्रक्टर डायरेक्टली चल जाता है, आपको चलाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसमें चल जाता है। तो मैं आपको डिस्ट्रक्टर भी बता देता हूँ, वी कैन यूज दिस वन। ये हमारा डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल। और आप चाहो तो मैं इसको प्रिंट करके बता देता हूँ, प्रिंट दिस वन इज डिस्ट्रक्टर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस वन इज रोहन रिपोर्ट। क्या हो गया, चला नहीं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पहले बार में पता नहीं क्यों नहीं चला वो। देखो अभी यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन वो कब एग्जीक्यूट हुआ, जब वैल्यू असाइनमेंट हो गया उसके बाद वो एग्जीक्यूशन दिया, उससे पहले वो एग्जीक्यूशन नहीं देगा। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ये क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमें इसके साथ में। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी इश्यूज रहते हैं। जब तक आपकी वैल्यू असाइनमेंट नहीं होगा किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तब तक आप इसको तब तक आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला इशू क्या हो गया, डिपेंडेंसी। तो मतलब एक सिंपल सी चीज है, कंस्ट्रक्टर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आप इजीली इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, एक डिपेंडेंसी इशू हो सकता है। और क्या हो सकता है, इनिशियलाइजेशन चैलेंज आ सकते हैं, मतलब आप वैल्यू कैसे असाइन करो। ठीक है, और क्या हो सकता है, और तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये दीज आर द पार्ट जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट दिस इज अ कंप्लीट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो यूज किया जाता है वो सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, कि आप क्लास लेवल एट्रीब्यूट को इनडायरेक्टली वैल्यू असाइनमेंट दे दो। अब इसको है ना एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कोड आते हैं, इसको मैं ठीक है इसको लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ एज इट इज, तो आप लोग इसको देख लेना, इसमें और भी चीजें आ जाएंगी और थोड़ा सा ब्रेक कर दो। अब है ना हम लोग कुछ तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं
कि जैसे अगर आप इसमें ये वाला पार्ट नहीं देना चाहो, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। आप एग्जैक्टली देखोगे तो जितने भी कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे और वैसे भी आप देखोगे तो वो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट होते हुए मिलेंगे। अब देखना, अभी मैं इसमें यहाँ पे ये सेम चीज प्रोसेस कर देता हूँ और यहाँ पे वही सेम चीज आपकी प्रोसेस होते आ जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो ओके ओके, ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट कि हमारा ये वाला सेक्शन किस तरीके से प्रोसेस होगा। अब हमारे पास 4 सेक्शन और बचे हुए हैं जिनका हम अभी डिस्कशन अभी बाकी है। एक है जो इसके पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। चलो इसको मैं लिख नहीं रहा, मैं उसी टाइम पे इसको प्रोसेस करूंगा। तो अब हम लोगों ने बेसिकली मैक्सिमम सारी चीजें, मतलब जो बेस लेवल है, जो मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इन सब चीजों पे करेंगे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड आपका दूसरा कौन सा होता है, पब्लिक। उन तीनों चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग है ना एक छोटा सा पार्ट मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगा कि उस पर किस तरीके से वर्कआउट, मतलब कोई छोटा सा एप्लीकेशन आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। ये हमारे पैटर्न रहेंगे, किस तरीके से हमें प्रोसेस करना। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किससे, इनहेरिटेंस से। लेकिन उससे पहले आपको ये वाली थ्योरी पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इस थ्योरी के बिना आपका कोई भी एक सिंगल पार्ट भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ओके जी, क्लियर यहाँ तक? इसको आप लोग देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इस पर वर्कआउट करेंगे।